दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है 8वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। इसमें हम 8वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 4 से अध्याय 7 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी के विज्ञान के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित हल। दोस्तों सबसे पहले 8वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 4 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो है धातु और अधातु। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, आपको बताना है। देखिए, सोडियम, मरकरी, पोटेशियम या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है मरकरी यानी पारा। मरकरी या पारा केवल ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होती हैं, इन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कमरे के साधारण तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी यानी पारा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। ये हरा पदार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए, ऑप्शन है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, ए और बी का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी का मिश्रण। दोस्तों कॉपर या तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में जब खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर एक हल्की हरे रंग की परत जम जाती है और ये हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuOH का ट्वाइस और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अतिशक्री धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? तो ये आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि ये धातु देखिए फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन या ब्रोमीन। तो आप देख लीजिए दोस्तों, फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन तीनों ही अधातुएं हैं और सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। अगर जो देखा जाए तो फास्फोरस को और सोडियम को भी दोस्तों, फास्फोरस और सोडियम दोनों ही अति सक्रिय धातुएं हैं। फास्फोरस को जब हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये आग पकड़ लेती है। फास्फोरस जो होता है वायुमंडल के ऑक्सीजन के संपर्क न हो, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के साधारण तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। और देखिए, सोडियम एक धातु है जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है और ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है और इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, फास्फोरस जो है अति सक्रिय अधातु है जो कि वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन और ब्रोमीन में से आप जान लीजिए कि फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन ये तीनों ही अधातुएं हैं। अधातु जो हैं जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, वे वायु में बहुत अधिक सक्रिय हो सकते हैं। तो इसमें आप जान लीजिए दोस्तों कि फास्फोरस जो अधातु है ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क न हो, जिससे इसे जल में रखा जाता है और इसे वायु में खुला छोड़ देने पर ये आग पकड़ लेती है। और सोडियम एक धातु है, ये अधातु नहीं है, ये भी बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो फास्फोरस अधातु है, सोडियम धातु है। सोडियम को हवा और नमी से जलने के बचाने के लिए या हवा और नमी से ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया न कर पाए, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने के लिए उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से अधिक होता है, कम होता है, अपरिवर्तित रहता है या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम हो जाता है। दोस्तों जब सोने की पॉलिश की जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण आभूषण की ऊपरी परत हट जाती है, जिससे आभूषण नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन ऊपरी परत हटने के कारण उनके वजन में भी कुछ कमी हो जाती है। तो अब आइए देखते हैं
8वीं कक्षा की विज्ञान के अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिए। पहला प्रश्न है, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर प्रवेधित यानी ड्रिल किया गया था? पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग, असम या लंदन? तो सही उत्तर है पेंसिल्वेनिया। दोस्तों, दुनिया का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में खोजा गया था और इसके 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व में तेल का पहला कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में खोदा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, मॉथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती हैं? देखिए, कोक, कोलतार, कोल गैस या सीएनजी? तो सही उत्तर है कोलतार। नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं और कोक, कोलतार और कोल गैस जो है कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है, जिसको सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। और भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इसमें आपको बताना है कौन से जीवाश्म ईंधन हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं ये तीनों ही दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद क्या है? देखिए, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम या स्नेहक तेल? तो इसमें आप देखिए, डीजल और स्नेहक तेल। डीजल देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन और स्नेहक तेल, ये सभी दोस्तों पेट्रोलियम से भंजक आसवन की प्रक्रिया में निकलते हैं। आप देख लीजिए कि ये पेट्रोलियम के परिष्करण के प्राप्त उत्पाद हैं और इसके अलावा पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, बिटुमिन भी पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त होते हैं। अगले अध्याय पर आते हैं। 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 6 है दहन और ज्वाला। इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं दहन और ज्वाला अध्याय से। पहला प्रश्न है कि पदार्थों के दहन यानी कंबस्टेशन और ज्वलन ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ यानी ईंधन आग पकड़ता है और फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर भी हो जाता है। तो इसमें से कौन से कथन आपके सही हैं? तो दोस्तों, तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 3। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दहन की प्रक्रिया में जो पदार्थ होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। दहन के लिए ऑक्सीजन यानी वायु आवश्यक है और वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहा जाता है। और फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वो कमरे के तापमान पर ही वायु की उपस्थिति में जल उठता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेफ्टी मैच यानी सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। दूसरा है कि इसकी रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो केवल एक आपका सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका, 2 आपका सही नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो सेफ्टी मैच होती है उसकी तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। पहले इन दोनों रसायनों के साथ सफ़ेद फास्फोरस का भी उपयोग होता था, लेकिन हानिकारक प्रभाव के कारण निरापद माचिसों में इसका प्रयोग अब बंद हो गया है। और आप जान लीजिए कि जो सेफ्टी मैच होता है उसकी रगड़ने वाली सतह पर चूड़ित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा होता है। इसमें सफ़ेद फास्फोरस नहीं लगा रहता है। लाल फास्फोरस कम खतरनाक होता है, इसलिए कथन 2 गलत है। और माचिस की तीली को खुरदुरी सतह पर रगड़ने से कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और ये तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करके
पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये है आग बुझाने वाले का कार्य यानी ऑक्सीजन का प्रवाह काटना हो या ईंधन का तापमान कम करना या दोनों होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आग में जल डालने पर अत्यंत जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। बिल्कुल। दूसरा है कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। ये भी सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। एक और दो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या से समझने का प्रयास करें कि ये दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए कि जल जो है ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। इससे उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशमक है, परंतु विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशमक यानी आग बुझाने वाला साधन है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, इसलिए आग पर नियंत्रण हो जाता है और इससे विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। अगला है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है, अतः छोड़े जाने पर ये बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिससे कि ईंधन का ताप भी कम हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडरों का भारी मात्रा में छिड़काव है और आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो आग को बुझा देती है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, पहला कथन है दोस्तों कि इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। दूसरा है कि इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती में दहन के समय ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। एक तो ज्योतिहीन क्षेत्र, दूसरा दीप्त क्षेत्र और तीसरा अदीप्त क्षेत्र। और इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है और ये ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, जो कि नीले रंग का होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। बिल्कुल। देखिए, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। दूसरा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। और तीसरा है सल्फर और नाइट्रोजन। देखिए, सल्फर और नाइट्रोजन वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, इसलिए कथन 1 आपका गलत है। 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों कि कथन 2 और 3 सही हैं, 1 गलत है, क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और ये अत्यंत विषैली गैस होती है, जिसको दम घोटू गैस कहते हैं। और ये ऑक्सीजन में रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन को जो है ब्लॉक कर देती है। देखिए, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी अधिक मात्रा संभवतः ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। और इसी तरह कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा ही अम्लीय वर्षा कहलाती है और अम्ल वर्षा फसल, भवन, मृदा के लिए बहुत हानिकारक है। देखिए, मोटर वाहनों में जो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसके उपयोग से सल्फर के नाइट्रोजन और ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदर्श ईंधन या आइडियल फ्यूल के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। कौन सा सही नहीं है? यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध और वहन योग्य होता है।
सही है। यह ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों, और ये आसानी से जलने वाला और इसका ऊष्मीमान उच्च होता है। इसका ऊष्मीमान निम्न तथा ज्वलन ताप अधिक होता है। ये दोस्तों आप देख लीजिए कि ये आदर्श ईंधन का जो है उदाहरण नहीं है। इसका ऊष्मीमान अधिक और ज्वलन ताप कम होना चाहिए आदर्श ईंधन का। तो सही उत्तर है आदर्श ईंधन का ऊष्मीमान अधिक और ज्वलन ताप कम होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों अध्याय 7 से है, जो है पौधे और जंतुओं का संरक्षण। पहला प्रश्न है आपका कि वनोन्मूलन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। भौम जल या जो भूमिगत जल स्तर है नीचे चला जाता है, सही है। मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि वनोन्मूलन से मृदा के गुणों में भी अंतर आता है और इसमें ह्रास होता है और मृदा की जल धारण की क्षमता घटती है। तो बिल्कुल वन उन्मूलन या पेड़ पौधों के कटाव से मृदा की जल धारण की क्षमता कम हो जाती है। तो ऑप्शन सी आपका गलत है। वनोन्मूलन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आती है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का ताप बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति आती है। वनोन्मूलन से जल स्तर भी घट जाता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन होता है दोस्तों, और इससे मृदा अपर्दन होता है। अपर्दन से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है, उर्वरता घटती है। अपर्दन मरुस्थलीकरण का भी कारण बनता है। अगला देखिए, वनोन्मूलन या वनों का कटाव दोस्तों मृदा की जल धारण क्षमता और भूमि की ऊपरी सतह के जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव डालता है, जो कि बाढ़ की समस्या को और अधिक बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात कहलाते हैं, सही है। पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से यानी एक्सक्लूसिवली पाई जाती है, उसे उस क्षेत्र की विशेष स्थानिक प्रजाति यानी इंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। आप देख लीजिए दोस्तों, किसी विशेष क्षेत्र में सभी पौधे और जंतुओं के, पौधे वनस्पति जात और जंतु जो होते हैं प्राणी जात के नाम से जाने जाते हैं। पौधों और जंतुओं की वो प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे स्थानिक प्रजाति कहते हैं, और ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उसके आवासों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। पहला है, आप देख लीजिए दोस्तों, जो पहला कथन है आपका वो ये है कि अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहां प्राणियों और जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना जो होता है दोस्तों, ये पूर्णतः निषिद्ध होता है, सही है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, सही है। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों के उस क्षेत्र में आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन सही हैं जो आपके दिए गए हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण के लिए कई संरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र प्रमुख हैं। अभ्यारण्य क्या होता है, वो स्थान जहाँ पर प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना, उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध रहता है, और ये स्थल जंतु और उनके आवास किसी भी विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों और कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। यही विशेषता इसे राष्ट्रीय उद्यानों से अलग करती है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन के विकास के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं जहां बफर जोन और कोर जोन में किसी तरह के मानवीय क्रियाकलाप पूरी तरह निषिद्ध होते हैं, अतः यहां वन्य जीव स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।
तीसरा है कि वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए विशाल संरक्षित क्षेत्र जो है वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। और ये इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आ सकते हैं। और ऐसे आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ये उस क्षेत्र की संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। जैव विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि भरतपुर अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक वन्यजीव अभ्यारण्य और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये संरक्षित क्षेत्रों के कुछ उदाहरण हैं। और ऐसे संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत ही भारत वन संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर अस्तित्व में आया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसके अंतर्गत, देखिए इसके अंतर्गत पेंच नामक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी और पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा है कि बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी हैं, सही है। और इस क्षेत्र से चट्टानों में आवास और शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ए आपका सही नहीं है। दोस्तों पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी और पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, जबकि आपसे कहा गया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दोस्तों पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट है। यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म की टीक या सागौन मिलती है। बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी और साल तथा जंगली आम के पेड़ इस क्षेत्र की स्थानिक वनस्पतियां हैं। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन यहाँ की वनस्पति जात और चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि यहाँ के प्राणी जात हैं। और पंचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान से चट्टानों में आवास और उन पर शैल चित्रकला के रूप में मानवीय गतिविधियों के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेड डाटा बुक जो है लाल किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए यह वह पुस्तक है जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पीसीज के का रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा है कि यह वह पुस्तक है जिसमें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तीसरा है कि यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों यानी थ्रेटेंड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो केवल 3 आपका सही है और ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए दोस्तों कि 1 और 2 गलत हैं। रेड डेटा बुक वो पुस्तक होती है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य प्रजातियों के लिए अलग रेड डेटा बुक होती हैं। कुछ संकटग्रस्त वन्यजीव हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित और संरक्षित हैं। संरक्षित क्षेत्रों में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, क्योंकि पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक होती है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का हिस्सा है। सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी और सूक्ष्मजीव, अजैव घटक या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव, अजैव घटक, जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा, धूप आदि ये यानी जीवी और अजीवी घटक मिलाकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज का ये वीडियो था। इसमें आपने 8वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।